नमस्कार। इनलाइटेंड क्लासेस लेकर आया है आपके लिए फिर से एक वेरी इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी चैप्टर। आज हम क्लास 9 ज्योग्राफी का पहला अध्याय इंडिया साइज एंड लोकेशन यानी भारत आकार और स्थिति शुरू करेंगे। और ये एक ऐसा चैप्टर है जो सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं बल्कि भारत को समझने के लिए भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ज्योग्राफी में किसी भी देश को समझने के लिए उसकी लोकेशन और साइज को समझना सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम होता है। अच्छा। हाँ, यही चीज तय करती है कि उस देश का मौसम कैसा होगा, वहाँ कौन सी फसलें उगेंगी और दुनिया के बाकी देशों के साथ उसके संबंध कैसे होंगे। मतलब ये एक तरह से देश की कुंडली जैसा है। आप कह सकते हैं, और एग्जाम्स के नजरिए से भी ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, इससे मैप बेस्ड क्वेश्चंस और छोटे छोटे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस तो जरूर पूछे जाते हैं। जरूर पूछे जाते हैं, पर चिंता मत करिए, हम हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत धीरे धीरे और क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझेंगे ताकि आपको सब कुछ यहीं याद हो जाए। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले कहाँ से शुरुआत करें? चलिए, सबसे पहले हम भारत का एक सामान्य परिचय लेते हैं, यानी इंट्रोडक्शन टू इंडिया। ठीक है। तो पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें याद रखनी है, इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड विद अ रिच हिस्टोरिकल लेगेसी। इसका मतलब है कि भारत दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है और इसकी ऐतिहासिक विरासत बहुत समृद्ध है। हाँ, और जब हम सभ्यता या सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो हमारा मतलब सिर्फ पुरानी इमारतों से नहीं है। हमारा मतलब है सिंधु घाटी सभ्यता जैसी प्राचीन और विकसित संस्कृतियों से है, जहां आज से हजारों साल पहले भी शहरी प्लानिंग होती थी। बिल्कुल। अब देखते हैं इंडिया एज एन एंशिएंट सिविलाइजेशन के कुछ मुख्य बिंदु। पहला बिंदु है लॉन्ग हिस्ट्री, यानी भारत का इतिहास बहुत लंबा और पुराना है जो हजारों साल पहले शुरू हुआ था। पर ये लगातार चलता रहा है, टूटा नहीं है। सही कहा। दूसरा बिंदु है रिच कल्चर। इसका अर्थ है भारत की संस्कृति बहुत समृद्ध है। यहाँ अलग अलग भाषाएं, धर्म, त्योहार और कलाएं हैं जो इसे खास बनाती हैं। विविधता में एकता। हाँ, और तीसरा बिंदु है नॉलेज ट्रेडिशंस, यानी ज्ञान की परंपराएं। प्राचीन काल से ही भारत गणित, विज्ञान और दर्शन शास्त्र जैसे क्षेत्रों में ज्ञान का एक बड़ा केंद्र रहा है। शून्य का आविष्कार तो सबसे बड़ा उदाहरण है इसका। सबसे बड़ा। अब देखते हैं इंडियाज प्रोग्रेस ओवर टाइम, यानी समय के साथ भारत ने कैसे प्रगति की है। ठीक है। अतीत से लेकर वर्तमान तक भारत ने सोशल प्रोग्रेस मतलब सामाजिक प्रगति, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब आर्थिक विकास किया है, और एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। तो ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, आज की भी बात है। बिल्कुल। अब आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से पर, इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड्स हिस्ट्री, यानी विश्व इतिहास में भारत का क्या योगदान रहा है। इसमें तो सबसे पहले शून्य ही आएगा। हाँ, सबसे पहले मैथमेटिक्स, और उसमें जीरो, शून्य का आविष्कार भारत में हुआ, जिसने गणित की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। सोचकर भी अजीब लगता है कि शून्य के बिना क्या होता। कुछ नहीं होता। दूसरा है साइंस एंड लर्निंग। नालंदा और तक्षशिला जैसे प्राचीन विश्वविद्यालयों ने पूरी दुनिया के छात्रों को आकर्षित किया। वो उस समय के ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड थे। एक तरह से, हाँ। और तीसरा ट्रेड एंड कल्चर। भारत मसालों और कपड़ों के व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था, और इसी व्यापार के साथ साथ भारतीय संस्कृति भी दुनिया भर में फैली। तो व्यापार के साथ विचारों का भी आदान प्रदान हुआ। हमेशा होता है। अब समझते हैं इस अध्याय का उद्देश्य, पर्पस ऑफ द चैप्टर। हाँ, हम ये सब पढ़ क्यों रहे हैं? टू अंडरस्टैंड इंडियाज लोकेशन, साइज एंड ग्लोबल इम्पोर्टेंस। यानी इस अध्याय को पढ़ने का हमारा मकसद भारत की भौगोलिक स्थिति, उसके आकार और दुनिया में उसके महत्व को गहराई से समझना है। और अब एक एग्जाम पॉइंट। हाँ, ये बहुत जरूरी है। इंडियाज लॉन्ग हिस्ट्री एंड प्रोग्रेस मेक इट एन इम्पॉर्टेंट कंट्री इन द वर्ल्ड। ये आपको याद रखना है। परीक्षा में यह सवाल आ सकता है कि भारत एक महत्वपूर्ण देश क्यों है, तो आप उसके लंबे इतिहास, प्रगति और दुनिया को दिए गए योगदान के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ भारत का परिचय। अब इसके भूगोल पर आते हैं। हाँ, भारत के परिचय के बाद अब हम उसके सबसे महत्वपूर्ण भौगोलिक पहलू यानी लोकेशन ऑफ इंडिया को समझेंगे। भारत की स्थिति। सबसे पहले इसकी कोर लाइन को देखते हैं। इंडिया लाइज इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इसका अर्थ है कि भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। हाँ,
अगर आप ग्लोब को देखें तो भूमध्य रेखा, जिसे इक्वेटर कहते हैं, उसे 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध या सदर्न हेमिस्फीयर। और भारत पूरी तरह से उस रेखा के उत्तर में है? बिल्कुल। ये 1 नंबर का बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। अब पहला बिंदु देखते हैं, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट N to 37 डिग्री 6 N controls climate and seasons। लैटिट्यूड का मतलब होता है अक्षांश रेखाएं जो ग्लोब पर लेटी हुई मतलब हॉरिजॉन्टल होती हैं। ओके। भारत की मुख्य भूमि दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होकर उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैली है। यहाँ N का मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। ये लगभग 30 डिग्री का फैलाव है। हाँ, और ये विशाल अक्षांशीय विस्तार भारत की जलवायु और ऋतुओं को नियंत्रित करता है, जिससे दक्षिण में गर्मी और उत्तर में अलग-अलग मौसम होते हैं। इसीलिए कन्याकुमारी और कश्मीर के मौसम में इतना अंतर है। एकदम सही। अब दूसरा बिंदु, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट 68 डिग्री 7 E to 97 डिग्री 25 E, लार्ज ईस्ट वेस्ट स्प्रेड। ये देशांतरीय विस्तार हुआ। हाँ, लॉन्जिट्यूड का मतलब होता है वेशांतर रेखाएं जो ग्लोब पर खड़ी मतलब वर्टिकल होती हैं। भारत पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से शुरू होकर पूर्व में 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला है। यहाँ ई का मतलब ईस्टर्न हेमिस्फीयर है। बिल्कुल। भारत का पूर्व से पश्चिम का फैलाव भी बहुत बड़ा है, लगभग 30 डिग्री का। और इसका भी कुछ असर होता होगा? बहुत बड़ा असर होता है, जिस पर हम आगे बात करेंगे। अब तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स इंडिया इनटू ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल पार्ट्स। इसका मतलब है कि कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। ये एक तरह की क्लाइमेट लाइन हो गई। हाँ, बिल्कुल। रेखा के दक्षिण का हिस्सा उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल कहलाता है और उत्तर का हिस्सा उपोष्णकटिबंधीय यानी सब ट्रॉपिकल कहलाता है। और इसका मान क्या है? स्टेट्स थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस। ये रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से? ये हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये तो क्रम में याद रखना पड़ेगा। एग्जाम में मैप पर इन राज्यों को दिखाने के लिए या इनके नाम लिखने के लिए अक्सर पूछा जाता है। आपको ये नाम पश्चिम से पूर्व के क्रम में याद रखने चाहिए। ठीक है। और आखिर में इस हिस्से का एग्जाम पॉइंट, इंडियाज लोकेशन इन्फ्लुएंसेस इट्स क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड डे नाइट टाइम डिफरेंस। यानी भारत की स्थिति का सीधा असर यहाँ की जलवायु, पेड़ पौधों और दिन रात के समय के अंतर पे पड़ता है। बिल्कुल। हाँ, आपने अभी बताया था कि भारत का पूर्व से पश्चिम का देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है और इसका बहुत बड़ा असर होता है। तो वो क्या है? हाँ, इसी से जुड़ी एक बहुत ही रोचक बात अब हम समझेंगे, जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST। भारतीय मानक समय। इसका कोर आइडिया ये है कि इंडिया फॉलोज वन स्टैंडर्ड टाइम कॉल्ड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST। मतलब पूरे देश में एक ही समय? हाँ, पूरे देश में समय की एक रूपता बनाए रखने के लिए भारत एक ही मानक समय का पालन करता है। लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी? वही 30 डिग्री वाले अंतर की वजह से। बिल्कुल। आइए पहले बिंदु ईस्ट वेस्ट टाइम डिफरेंस में समझते हैं। गुजरात वेस्ट, अरुणाचल प्रदेश ईस्ट। सनराइज अर्लियर इन द ईस्ट। गुजरात पश्चिम में है और अरुणाचल प्रदेश पूर्व में। हाँ, जैसा हमने देखा, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच लगभग 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगते हैं, तो 30 डिग्री घूमने में 120 मिनट, यानी पूरे 2 घंटे। हाँ, पूरे 2 घंटे का समय लगता है। इसका मतलब है कि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय गुजरात से 2 घंटे पहले हो जाता है। तो जब अरुणाचल में सुबह 6 बज रहे होते हैं, तब गुजरात में सुबह के 4 ही बजे होते हैं। बिल्कुल। अब सोचिए, अगर दोनों राज्यों की घड़ियां अलग अलग समय दिखाएं, तो ट्रेन, फ्लाइट्स और ऑफिस के कामों में कितना ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या को सुलझाने के लिए हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया को अपनाया,
82 degree 30 minute E longitude is used as India's standard meridian. 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक मध्याह्न रेखा चुना गया है। हाँ, और इसी रेखा पर जो समय होता है वही पूरे देश की घड़ियों में सेट किया जाता है। और ये रेखा कहाँ से गुजरती है? ये रेखा पासेस नियर मिर्जापुर यूपी यानी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर शहर के पास से गुजरती है। अच्छा, तो मिर्जापुर को ही क्यों चुना गया? यही हमारा अगला सवाल है, Why मिर्जापुर was chosen? इसका जवाब है ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ इंडिया। क्योंकि ये देशांतर रेखा भारत के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी बिंदुओं के लगभग बीच में पड़ती है। एकदम सही। अब देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। देशांतर सनराइज एंड सनसेट को प्रभावित करता है। ईस्ट अर्ली सनराइज, वेस्ट लेट सनसेट। पूर्व में सूर्योदय जल्दी और पश्चिम में देर से। हाँ, लेकिन स्टैंडर्ड टाइम के कारण हमें यूनिफॉर्म टाइम मिलता है, यानी सेम टाइम अक्रॉस इंडिया। पूरे भारत में एक ही समय। और अंत में इसका एग्जाम पॉइंट, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंश्योर्स यूनिफॉर्म टाइम अक्रॉस द कंट्री। परीक्षा में ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि भारत को मानक समय की आवश्यकता क्यों है? और इसका जवाब यही है कि ये पूरे देश में समय की एक एकरूपता सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो हमने भारत की स्थिति और समय को समझ लिया। अब इसके आकार पर बात करते हैं। बिल्कुल, भारत की स्थिति को समझने के बाद अब हम बात करेंगे साइज ऑफ इंडिया, यानी भारत के आकार की। ये कितना बड़ा है? इसका कोर आइडिया है, इंडिया इज अमंग्स द लार्जेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक है। कितना है हमारा क्षेत्रफल? पहला बिंदु है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ये संख्या आपको याद रखनी है, यह अक्सर एक नंबर के प्रश्न में पूछी जाती है। 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। हाँ, दूसरा बिंदु है इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत दुनिया का 7th लार्जेस्ट कंट्री है, यानी 7वां सबसे बड़ा देश। और बाकी 6 देश कौन से हैं? वो भी देखते हैं, लेकिन पहले तीसरा बिंदु, शेयर ऑफ वर्ल्ड्स लैंड एरिया। दुनिया की कुल जमीन का 2.4% हिस्सा भारत के पास है। सिर्फ 2.4%? हाँ, और ये जानना रोचक है कि दुनिया के केवल 2.4% हिस्से पर दुनिया की लगभग 18% आबादी रहती है। ये तो बहुत बड़ा दबाव है हमारे संसाधनों पर। बहुत ज्यादा। अब आते हैं आपके सवाल पर। चौथा बिंदु है कंपैरिजन विद अदर लार्ज कंट्रीज। हाँ, वो 6 देश? भारत से 6 बड़े देश हैं। रशिया वेरी लार्ज, कनाडा लार्ज, यूएसए लार्ज, चाइना लार्ज, इसके बाद ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया, और फिर 7वें नंबर पर इंडिया आता है, जो लार्ज बट कॉम्पैक्ट है। लार्ज बट कॉम्पैक्ट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भारत का आकार बड़ा होने के साथ साथ सुगठित भी है, बहुत ज्यादा फैला हुआ या बिखरा हुआ नहीं है। अच्छा। और अब इसका एग्जाम पॉइंट, India's large size has influenced its physical features, climate and diversity. मतलब भारत के विशाल आकार के कारण ही यहाँ ऊंचे पहाड़, विशाल मैदान, पठार, अलग-अलग तरह की जलवायु और अनेक संस्कृतियाँ एक साथ देखने को मिलती हैं। बिल्कुल सही। तो हमने आकार देख लिया, अब इसकी सीमाओं की बात करते हैं। मतलब ये आकार कहाँ तक फैला है? हाँ, अब जब हमने भारत का कुल आकार देख लिया है, तो हम उसकी सीमाओं के बारे में जानेंगे, यानी फिजिकल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। भारत का भौतिक विस्तार। सबसे पहले बात करते हैं लैंड बाउंड्रीज की। इंडिया हैज अ लॉन्ग लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर्स। 15,200 किलोमीटर, ये तो बहुत लंबी है। हाँ, भारत की स्थलीय सीमा, जो वह अपने पड़ोसी देशों के साथ साझा करता है, उसकी कुल लंबाई लगभग 15,200 किलोमीटर है। और इसका एक बड़ा हिस्सा तो पहाड़ों से घिरा है। बिल्कुल, ये सीमा हमें नेचुरल प्रोटेक्शन बाय माउंटेन्स भी देती है, यानी उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत एक प्राकृतिक दीवार की तरह हमारी रक्षा करता है। एक नेचुरल फोर्ट्रेस। हाँ, अब बात करते हैं कोस्टलाइन ऑफ इंडिया की। इंडिया हैज अ लॉन्ग कोस्टलाइन ऑफ 7,516.6 किलोमीटर, इंक्लूडिंग आइलैंड्स। 7,500 किलोमीटर से भी ज्यादा की तटरेखा। हाँ, भारत की तटरेखा, जिसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप भी शामिल है, की कुल लंबाई लगभग 7,516.6 किलोमीटर है। और ये व्यापार के लिए बहुत जरूरी रही होगी। हमेशा से
यह लंबी तटरेखा सपोर्ट्स ट्रेड एंड कॉन्टैक्ट, यानी यह व्यापार और दूसरे देशों से संपर्क बनाने में मदद करती है। अब जरा पहाड़ों और समुद्रों को मैप पर देख लेते हैं। बिल्कुल। अब देखते हैं माउंटेन बाउंड्रीज। भारत के नॉर्थ में विशाल हिमालयाज हैं, नॉर्थ वेस्ट में दूसरी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और नॉर्थ ईस्ट में भी कई हिल्स एंड रेंजेस हैं। और समुद्रों की बात करें तो सीज अराउंड इंडिया में भारत के वेस्ट में अरेबियन सी यानी अरब सागर और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी है। आप मैप में ये साफ देख सकते हैं। हाँ, ये तो बहुत साफ है। इसका एग्जाम पॉइंट है इंडियाज फिजिकल एक्सटेंट हेल्प्स इन डिफेंस, ट्रेड एंड कल्चरल कॉन्टैक्ट्स। यानी भारत का यह भौतिक विस्तार, जिसमें पहाड़ और समुद्र दोनों शामिल हैं, देश की रक्षा, व्यापार और सांस्कृतिक संपर्क में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एकदम सही। तो अब हम इस अध्याय के आखिरी हिस्से पर आ गए हैं। हाँ, हमारे आज के अध्याय का ये अंतिम भाग है इंडिया एंड द इंडियन ओशन। इसमें हम हिंद महासागर में भारत की अद्वितीय स्थिति को समझेंगे। हिंद महासागर, जिसके नाम में ही भारत है। बिल्कुल। इसका कोर आइडिया है इंडियाज पेनिनसुलर लोकेशन कनेक्ट्स इट क्लोजली विद द इंडियन ओशन। भारत का दक्षिणी हिस्सा एक प्रायद्वीप यानी पेनिनसुला है। हाँ, यानी 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। यही स्थिति भारत को हिंद महासागर से बहुत मजबूती से जोड़ती है। कैसे? पहला बिंदु है डेक्कन पेनिनसुला एंड इंडियन ओशन। भारत का दक्कन का पठार हिंद महासागर के अंदर तक फैला हुआ है, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं। एक खंजर की तरह। हाँ, कह सकते हैं। दूसरा बिंदु है डिवीजन ऑफ द इंडियन ओशन। भारत की इसी प्रायद्वीपीय स्थिति के कारण हिंद महासागर 2 हिस्सों में बंट जाता है। अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। बिल्कुल, अरेबियन सी वेस्ट और बे ऑफ बंगाल ईस्ट। और भारत की इतनी लंबी तटरेखा का क्या महत्व है? यही हमारा तीसरा बिंदु है सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियाज लॉन्ग कोस्ट लाइन। ये ट्रेड इन ट्रांसपोर्ट यानी व्यापार और परिवहन, कल्चरल कॉन्टैक्ट्स मतलब सांस्कृतिक संपर्क और मैरीटाइम एक्टिविटीज यानी समुद्री गतिविधियों के लिए बहुत जरूरी है। प्राचीन काल से भारत इन्हीं समुद्री मार्गों से दुनिया से जुड़ा रहा है। और अब सबसे बड़ा सवाल, व्हाई इज इट कॉल्ड द इंडियन ओशन? हाँ, इसका नाम हिंद महासागर क्यों है? नेम्ड आफ्टर इंडिया ड्यू टू इट्स सेंट्रल लोकेशन एंड हिस्टोरिकल ट्रेड लिंक्स। मतलब भारत की केंद्रीय स्थिति की वजह से। हाँ, हिंद महासागर दुनिया का एकमात्र महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस महासागर में भारत की स्थिति एकदम केंद्रीय है और किसी भी देश की इतनी लंबी तटरेखा हिंद महासागर पर नहीं है। ये तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी। और अंत में इसका एग्जाम पॉइंट, India's central location in the Indian Ocean helped in early maritime trade and cultural exchange. ये परीक्षा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति का क्या महत्व है। हाँ, और इसका जवाब यही है कि इसने शुरुआती समुद्री व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान में बहुत मदद की। बहुत ही दिलचस्प। तो ये था हमारा आज का अध्याय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।